नमस्कार. साला खडूस या सिनेमाच्या निमित्ताने खेळामधील राजकारण नव्याने पुन्हा एकदा चर्चेत आलेलं आहे आणि एकूणच बॉक्सिंगच्या क्षेत्रामध्ये ज्या पद्धतीने गेल्या 4-5 वर्षामध्ये वेगळं राजकारण वर्तमानपत्रातून वेगवेगळ्या न्यूज चॅनल्सवरून चर्चेत येत होतं, त्याला सिनेमामध्ये आणण्याचा प्रयत्न राजकुमार हिरानी यांनी केलेला आहे. मी सर्वप्रथम राजकुमारजी तुमचं आणि इथे ज्यांनी रिअल लाईफ भूमिका स्क्रीनवर आणली त्या रितिका मॅडम या दोघांचं स्वागत करतो या कार्यक्रमामध्ये. मला पहिला प्रश्न राजकुमारजी तुम्हाला विचारायचा है, आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? माधवन जो एक्टर हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. उन्होंने 3 इडियट्स में मेरे साथ काम किया था. तो एक रात वो मेरे घर आए और उन्होंने आके मुझे कहानी सुनाई जो सुधा ने लिखी थी. सुधा इस फिल्म की निर्देशक है और उन्होंने कहानी भी लिखी है. वो कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी जब उन्होंने सुनाई. और जब सुनाई तो मैं एंड में बिल्कुल मेरे आंख भर आई और बड़ा इंस्पायर्ड फील करने लगा. तो वो एक वुमेन्स बॉक्सिंग और एक कोच और एक स्टूडेंट की रिश्ते की कहानी. तो वहां से फिर मैं इससे जुड़ गया. तो मैंने इसे प्रोड्यूस की है, मैंने डायरेक्ट नहीं की है. मगर कहानी मुझे अच्छी लगी. मुझे लगा कि जिस किस्म का सिनेमा मैं अभी तक बनाता आया हूँ ये उसी किस्म का सिनेमा है. आपने डायरेक्ट नहीं की, लेकिन वंस डायरेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टर. नहीं, आपकी जो उसमें इन्वॉल्वमेंट जो होगी वो मेरी इन्वॉल्वमेंट एज अ प्रोड्यूसर है जो मैं कंट्रीब्यूट कर पाया हूँ. पर मैं कोशिश ही करता हूँ कि सुधा की फिल्म में तो मैं चाहता था कि उसकी विजन, क्रिएटिव फ्रीडम उनको दिया जाए, उसकी विजन रहे, क्योंकि हर डायरेक्टर अपनी विजन लेके आता है. मगर सिनेमा उसी किस्म का है जिस किस्म का सिनेमा हमने आज तक बनाया. एक बड़ा फील गुड, बड़ी ऐसी फिल्म है जो आपको एंड में बड़ा इंस्पायर करके छोड़ेगी. कौन कहता है कि हिंदुस्तानियों में दम नहीं है? स्पोर्ट्स में से पॉलिटिक्स हटा के देखो, गली गली में चैंपियंस मिलेंगे. सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है. एक गुमनाम चिट्ठी के ऊपर सस्पेंड तो नहीं कर सकते. आफ्टर ऑल ही इज द बेस्ट वी हैव. ट्रांसफर कर देते हैं चेन्नई, वहां से ढूंढ के ले आएंगे ये टैलेंट. रितिका, आपने खुद बॉक्सिंग की है. रिंग में काम करना और रियल लाइफ से रियल लाइफ में आना, ये आपको कैसे लगता है? एक्चुअली मेरे लिए प्रॉब्लम ये हो गई थी कि बिकॉज मैं रियल लाइफ फाइटर हूँ तो मुझे रियल फाइटिंग की आदत है. बराबर. हम लोग जब कुछ करते हैं तो हम लोग झूठ मूठ की लड़ाई नहीं कर सकते. नहीं, और हम लोग ने जो एक्चुअली फिल्म में क्या झूठ मूठ का लड़ाई नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो नॉन बॉक्सर, जैसे माधवन सर बॉक्सर नहीं है, तो मेरा फर्स्ट डे ऑफ शूट था. तो अब मैं पहले से तो उसी डरी हुई थी, सहमी हुई थी कि मैं कैसे करूंगी. और मुझे बहुत चिल्लाना था उस सीन में, मुझे चिल्लाना था, गंदे तरह से बात करनी थी और उनको मारना था. तो मैंने सर को बोला, सर मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आप बहुत सीनियर है मेरे से, आप बहुत स्वीट है, मैं सर आपसे नहीं बात कर सकती. तो उन्होंने मुझे ऐसे कोने में बिठाया और मेरे को ऐसे हाथ हाथ रख के बोला, रितिका मेरी बात सुन, मैं एकदम रेडी होके आया हूँ, मेरी बॉडी देख ले, मैं एकदम तैयार हूँ. तेरे को जो भी चाहिए ना सीन को अच्छा बनाने के लिए कर दे, शॉट मारना है, पंच मारना है, मार. तो उन्होंने मुझे ऐसे पंप लगा दिया, मतलब एकदम जोश, एकदम जुनून आ गया मेरे अंदर. फिर मैम ने बोला एक्शन. जैसे ही मैम ने बोला एक्शन, मैंने मेरी लाइन बोल दी फटाफट ब्रर करके और मैंने पंच मार दिया एक्चुअली बहुत जोर से उनको. तो उनका जो दांत है ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया. माड़ी सर को लोग जानते हैं, उनकी स्माइल इतनी प्यारी है, लड़कियां मरती है उनकी स्माइल पे, हम लोग सब लोग मरते हैं उनकी स्माइल पे. मैंने उनकी स्माइल खराब कर दी. तो मुझे आज तक बहुत, मतलब मैं सॉरी हूँ उस चीज के लिए. आपकी क्या रिएक्शन रही उसके ऊपर? आप देख रहे हैं ना मैं कितना दूर खड़ा हूँ. मैंने कहा माधवन के साथ ही रहे, मैं बाहर ही रहता हूँ. मैं शूटिंग पे भी नहीं गया एक दिन. अरे वाह. एक दिन भी शूटिंग पे नहीं गया. साला खड़ूस बोले मुझे तो क्या हुआ, वो साला खड़ूस बोले मुझे तो क्या हुआ. क्या चाहिए मास्टर? नॉकआउट. बस. अगर वो हारी तो तू ही हारा ना. प्लीज सर, मैंने कुछ नहीं किया था, मुझे फंसा है. एक मैं बात जानना चाहूँगा कि खेल में जिस तरह का पॉलिटिक्स अभी बढ़ता जा रहा है और उसका परिणाम हमारे जो मेडल्स मिलते थे पहले, उसके ऊपर भी होता हुआ दिखता है. आप कैसे देखते हैं उसके?
आई थिंक पॉलिटिक्स तो हमेशा से होती ही आ रही है, ये नहीं कि अभी हो रहा है, ये हमेशा से होती आ रही है। जैसे हमारी बहुत फेमस बॉक्सर है इंडिया की, जो आई थिंक इंडिया की बेस्ट फीमेल बॉक्सर है, उनका नाम सरिता देवी, मणिपुर से है वो, उनका नाम सरिता देवी है। वो कुछ 60 kg के वेट में खेलती हैं बॉक्सिंग में। उनके साथ में, इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे, वहां पे जाके उनके हमें चीटिंग हो गई। वो फाइट सब लोगों ने देखी, पूरे इंडिया ने देखी, पूरे वर्ल्ड ने देखी। क्लियर कट विनर थी हमारे जो इंडिया की लड़की थी वो, उनको हरा दिया। जो देश वो टूर्नामेंट जो होस्ट करा था ना, उस देश से हरा दिया गया। कोई कुछ नहीं कर पाया। उन्होंने उनका मेडल एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने मेडल जो उनको बना रहे थे ब्रॉन्ज मेडल, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने उतार के नीचे जमीन पे रख दिया। तो आई थिंक ये पॉलिटिक्स आई थिंक इसलिए होती है क्योंकि जब सपोज से कोई कंट्री अगर होस्ट कर रही है, जैसे इंडिया ओलंपिक्स होस्ट कर रही है, तो हो सकता है कि हम लोग थोड़ा चीटिंग करके अपने फाइटर को जिता दें। ये सब तो होता ही है। पॉलिटिक्स तो हर जगह होती है, उसकी वजह से आई थिंक हम लोग बहुत सारे मेडल्स भी खो देते हैं। सरिता का उस टाइम चांस था गोल्ड मेडल का, इंडिया का गोल्ड मेडल चैंपियनशिप्स में, बट नहीं आया बिकॉज पॉलिटिक्स। आई थिंक इट्स रियली सैड एंड आई डोंट नो इसके लिए क्या किया जा सकता है। बट जब हम लोग बॉक्सिंग के बाउट के लिए बैठते हैं, जजेस होते हैं यहाँ पे, जजेस बैठते हैं, तो मैं ये राय दूंगी अपने तरफ से कि अगर 2 जन की फाइट चल रही है, इंडिया वर्सेस कोरिया, तो टेबल पे ना जजेस इंडिया के हों ना कोरिया के हों, कोई दूसरी कंट्री जैसे यूएसए हो गया, जॉर्डन हो गया, ईरान हो गया, उनके रखो, तो चांसेस कम है चीटिंग होने के। मैं ये नहीं बोल सकती कि फिर भी चीटिंग नहीं होगी, होगी शायद, बट तो भी कम होगी। आई थिंक ये एक मेरा सोल्यूशन होगा उस चीज का। आपको एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आपको पहली बार जब राजकुमार हिरानी जी आपको अप्रोच किए, तो आपकी रिएक्शन क्या थी? एक्चुअली जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली तो मैं उनके घर पे गई थी। हम लोग हमारे लाइंस रिवर्स कर रहे थे, मतलब हम जो रीडिंग करते हैं तो हम लाइंस रिवर्स कर रहे थे। एक तो मैं वैसे ही मोटर बोट की स्पीड पे बात करती हूँ। जब मैं उनको मुझे समझ में नहीं आया कि मैं नर्वस हूँ, मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मैं थोड़ी सी डरी हुई हूँ। जब वो सामने आया तो मेरी स्पीड मोटर बोट की स्पीड से बुलेट ट्रेन की स्पीड हो गई, और मैंने इतना फास्ट बोला, दादू जी शॉक में चले गए। उन्होंने बोला ये लड़की ऐसे बात करती है, समझ में नहीं आया इसने क्या बोला, दोबारा बोलने बोला उसका डायलॉग। तो माधवन सर ने बोला कि नहीं सर थोड़ी सी डरी हुई है शायद से, देखो मैं फिर से फास्ट बोलने लगी। तो उन्होंने बोला शायद से डरी हुई है, तो थोड़ा सा थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी अपने आप, फिर धीरे धीरे मैं अपने आप ठीक होगी। लेकिन मैं बहुत उस टाइम एक्साइटेड थी, मुझे सोच के भी ऐसे हाथ हिलने लग जाते हैं। आपके घर वालों की क्या रिएक्शन? मेरे घर वालों ने अभी हाल ही में फिल्म देखी है, और मेरे पापा मेरे ट्रेनर हैं, मेरा भाई मेरे साथ में ट्रेनिंग करता है मार्शल आर्ट्स की, तो वो लोग एज फाइटर्स वो लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं। एज नॉर्मल पीपल तो वो है ही, मूवी तो इतनी अच्छी लगी उनको कि पूछो मत। मेरे पापा कभी रोते नहीं कोई फिल्म देख के, उन्होंने मेरे सामने माना नहीं कि वो रोए, लेकिन मेरे भाई ने उनको देखा, उनकी आंख में से आंसू है, उन्होंने ऐसे पूछा, मेरे भाई ने मुझे बताया सब कुछ। और मेरी मम्मी भी नहीं रोती है, वो भी रोई, और उनको फिल्म का एक्शन बहुत पसंद आया। एज फाइटर्स वो लोग बोल रहे थे कि क्या फिल्म बनाई है, हैट्स ऑफ, उनको बहुत अच्छा लगा। सही में आम लोगों को भी ये फिल्म अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगेगी, आई एम श्योर। शुभकामना आपको देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जिस तरीके से आपने अभी इस फिल्म के बारे में बोला, राजकुमार हिरानी नाव डोळ्यासमोर आलं की आमच्यासमोर मुन्नाभाई येतं, आमच्यासमोर 3 इडियट्स येतात, आणि त्याच्यातून एक वेगळा संदेश, वेगळा मेसेज राजकुमार हिरानी आपल्या सिनेमातून देत असतात. विदर्भातल्या लोकांना सतत वाटतं की विदर्भाच्या इतक्या समस्या आहेत आणि राजकुमार हिरानी आमचे नागपूरचे आहेत, तर इथल्या विषयांवर, म्हणजे आता विदर्भामध्ये ज्या पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत, कुपोषण, मालन्यूट्रिशन डेथ्स, आणि त्याच्याही पेक्षा नक्षलवाद, म्हणजे नक्षलवादावर अनेक लोकांनी पिक्चर काढले, पण जर राजकुमार हिरानी जर इकडे आले तर ते वेगळ्या पद्धतीने व्यक्त होतील. आपको क्या लगता है? देखिए, जो मैंने अभी तक सिनेमा बनाया है, सिनेमा आदमी कहाँ से बनाता है, कहाँ से लिखता है, जो उसने एक्सपीरियंस किया हो। आप जो भी कहानी लिखते हो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं। चाहे मैंने मुन्ना भाई MBBS लिखी तो मेरे आपके GMC के पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, मैंने PK बनाई तो मेरे कुछ व्यूज थे रिलीजन को लेके, गॉड को लेके, वो मैंने उसमें एक्सप्रेस किए। तो जो आदमी देखता है अपनी जिंदगी में वो पर्दे पे लाता है। और कई ऐसी चीजें हैं, प्रॉब्लम्स तो कई हैं दुनिया में, पर वो शायद मेरे एक्सपीरियंसेस के दायरे के बाहर की चीजें हैं। मगर अगर कोई मेरे पास वो कहानी लिख के ले आए और मुझे ऐसा लगे कि इसको मैं पर्दे पे लेके जा सकता हूँ, इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को मैं लोगों के सामने लेके जा सकता हूँ, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। मगर देखिए, सिनेमा में हमेशा मान के चलता हूँ कि सिनेमा का काम है लोगों को एंटरटेन करना,
मगर ये भी मानता हूँ कि एंटरटेन करना चाहिए, मगर अपना सोल बेच के नहीं करना चाहिए। सही बात है। मैं कभी नहीं ये सोच के नहीं निकला मैं कि मुझे सोशल इश्यूज पे फिल्म बनानी है। मैं अपनी फिल्म बनाता कि एंटरटेन के हिसाब से, मगर मेरे जो अंदर बात थी वो निकल आई, एजुकेशन को लेके हो चाहे भगवान को लेके हो। तो अगर कोई ऐसी कहानी ले आए जो वो इशू को रेज भी करे और ऑडियंस को एक इंटरटेनिंग वे में, एक हंसी मजाक के वे में, एक क्योंकि सिनेमा हर आदमी एंटरटेन होने के लिए आता है, कुछ तो मैं कोशिश करता हूं भूलने के हाँ, लिए आता है। तो उनको हंसी खुशी में हंसाते हंसाते एक सहज बात भी कह जाए। तो ऐसा कोई स्क्रिप्ट अगर मेरे पास आएगा तो मैं जरूर बनाना चाहूंगा। आज जिस तरह से सिनेमा की ओर लोग देखते हैं, जिस तरह से ये मीडियम कई नए बच्चे, यंगस्टर्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स बहुत अच्छी आ रही है और इंटरनेशनल लेवल पे मराठी मूवीज भी जा रहे हैं अभी। तो मराठी सिनेमा बहुत आगे बढ़ता दिख रहा है, तो आप इसके ऊपर कैसे रिएक्ट होते हैं? मुझे लगता है आज की तारीख में मराठी सिनेमा हिंदी सिनेमा से बेहतर काम कर रहा है। कंटेंट ऑफ सिनेमा देखिए, जो मीनिंगफुल सिनेमा है वो मराठी में हिंदी से ज्यादा बन रहा है। मैं तो कई बार मुझे खबर मिलती है तो मैं जाके देखता हूँ, कोई ऐसी कमाल की फिल्म आ गई तो मैं जाके देखता हूँ। मैंने काकस्पर्श देखी थी मैंने, फिर देओल देखी थी, अभी नट सम्राट के बारे में बहुत सुना है, जाके देखना चाहता हूँ। वो एक म्यूजिक पे फिल्म बनी है शंकर महादेवन के साथ, कटार का। हाँ, वो मुझे शंकर ने कहा था देखना, तो मैं वो देखना चाहता हूँ। तो और जब भी जाके देखता हूँ मुझे लगता है ये कमाल का काम हो रहा है मराठी सिनेमा में जो हिंदी सिनेमा में नहीं हो रहा है। और लकीली एक ऑडियंस है जो वही चीज अगर आप हिंदी में बनाए तो शायद ऑडियंस नहीं जाता है, मगर मराठी में बनता है तो एक ऑडियंस है जो जाके उसको देखता है। तो आप 5 साल पहले देखिए मराठी में सिनेमा का हालत ठीक नहीं था, और सब स्ट्रगल हो रहा था कि कैसे मराठी सिनेमा को ऊपर लाया जाए, और बातचीत हो रही थी कि हर थिएटर में कुछ शोज रखने चाहिए। और उस टाइम सब ये कहते थे कि आप अपने काम को सुधारिए, शोज अपने आप मिलने लगेंगे। और आज मुझे लगता है मराठी सिनेमा में जो भी दिग्दर्शक हैं, एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और देखिए सिनेमा उठ के अपने आप आ रहा है। एक पर्सनालिटी को लेके मूवी निकालने का एक बहुत ही अच्छा तरीका अभी हिंदी में आ रहा है। मिल्खा सिंह से लेके अभी आप रितिका का जो मूवी है साला खड़ूस, इसके आगे आपके कुछ प्लान्स है क्या? नहीं, साला खड़ूस तो अब हो गई, बस ये रिलीज हो जाएगी 29 को। तो ये एक बॉक्सिंग पे फिल्म है, ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। इसके बाद मैं भी एक बायोपिक कर रहा हूँ, जो संजय दत्त की लाइफ स्टोरी है। तो अगली फिल्म वो मैं डायरेक्ट करूंगा। मास्टर में मास्टर भी बोले तो बिंदास डॉक्टर। संजय दत्त जो खुद ही स्टार है और जिनकी पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्सी से घिरी हुई रही है हमेशा, लेकिन उनके ऊपर डायरेक्ट जो एलिगेशंस है वो बॉम्ब ब्लास्ट केस जो है, तो वो एंटी नेशनल का उनके ऊपर जो ठप्पा है उसके बारे में आपकी क्या ये रहेगी? देखिए, वो मैं अभी नहीं कहना चाहता। मैं जो फिल्म बना रहा हूँ मैं उसमें हर बात को एड्रेस करना चाहूंगा। उनकी वही नहीं, वो भी एक पहलू है, उनके लाइफ के कई पहलू है, और पूरी सच्चाई के साथ मैं उसको पर्दे पे दर्शाना चाहता हूँ। तो आई थिंक 1-2 साल और इंतजार करना पड़ेगा, फिर वो फिल्म आ जाएगी। आज की तारीख में जिस तरह से हर प्रदेश, हर देश अपना डेस्टिनेशन प्रमोशन करने के लिए प्रयास करते हैं। हम देखते हैं स्विट्जरलैंड जाएंगे या ऑस्ट्रेलिया जाएंगे या और यूरोपीय कंट्रीज है, तो वहाँ पे बाहर के देशों के जो मूवीज बनाने वाले हैं उनको बुलाया जाता है। इसी तरह से अपने यहाँ पे एमपी भी उस तरह से प्रमोशन करता है। तो विदर्भ जो इतना खूबसूरत मीन्स टाइगर कैपिटल बोलते हैं, सब लोकेशंस के यहाँ पे कुछ कमी नहीं है, तो आप कुछ करेंगे क्या इसके लिए? इस पे एनएफडीसी ने बहुत अच्छा काम करने की शुरुआत की है। मैं भी था गोवा फिल्म फेस्टिवल में, तो मैं कुछ शौक में गया देख के। उन्होंने हर प्रदेश के, हर स्टेट के टूरिज्म डिपार्टमेंट से कहा है कि आप सिर्फ टूरिज्म क्यों प्रमोट कर रहे हैं,
आप इसको फिल्म डेस्टिनेशन करके भी प्रमोट करिए। तो उन सब डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया गया, उनको एजुकेट किया गया कि एक फिल्म यूनिट अगर आपके यहाँ आएगा तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आप पूरी दुनिया को पता लगे कि आपके पास ये लोकेशंस है, तो आप अपनी लोकेशंस का एक फोटोज वोटोज निकाल के वैसे तैयार करिए। फिर उनको लोगों को रहने की जगहें लगती है, जैसे लोगों को क्रू लगता है, तो अपने हर प्रदेश को तैयार करिए। और मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि हर स्टेट से, चाहे वो गुजरात से हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ से हो, चाहे वो एमपी से हो, महाराष्ट्र से हो, उन सब ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए थे, उन्होंने अपने ब्रोशर्स बनाए थे और वो फिल्म फेस्टिवल्स में अपने स्टेट को प्रमोट कर रहे हैं। ऑलरेडी ये काम शुरू हो चुका है। तो जैसे जैसे ये बात फैलेगी, चारों तरफ जाएगी, और देश भर में कभी पूरी दुनिया में होता है कि हर देश आजकल सब्सिडीज ऑफर करता है कि देखिए आप आइए, हम आपके टैक्स रिफंड्स करेंगे, ताकि सिनेमा बहुत एक्सपेंसिव हो गया बनाना। अगर कोई टैक्स रिफंड ऑफर करे तो आदमी लगता है वहाँ जाके शूट कर ले। तो मुझे लगता है जितना स्टेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, लोकेशंस भी प्रोवाइड करेगा, कुछ टैक्स रिबेट्स देगा, तो उस प्रदेश में जो जाके शूट करेंगे। आप बायोपिक अलग अलग लोगों के ऊपर कर रहे हैं, दो तो होंगे। आप खुद के बारे में कुछ सोच रहे हैं क्या? मेरी बात? हाँ, आपकी खुद की। मैं अभी तो मुझे बहुत काम करना बाकी है। अभी तो मैंने बहुत कम फिल्में बनाई है अभी। और आप मुंबई में रहते हैं, आपकी यात्रा जो नागपुर से मुंबई तक हुई है, और अभी आप वहां से जब नागपुर की ओर देखते हैं तो आपको क्या लगता है? देखिए, नागपुर तो अभी भी, जब भी वो यहाँ लैंड करने का वक्त आता है, जहाज में आते हैं, तो मैं कैसा खिड़की सी लगा रहता हूँ, अपने शहर को ऊपर से देखता रहता हूँ। मेरे लिए नागपुर अब भी, कोई कहता है घर जाना है तो मुझे लगता है कि नागपुर ही है घर। आता हूँ तो बड़ा एक्साइटमेंट लोगों को दिखा रहता हूँ, यहाँ पढ़ता था मैं, यहाँ जाता था, तेलंगखड़ी जाता था, इधर यहाँ पान खाता था। और तो ये हर जगह, इस शहर से तो आपके मेरी ज़िंदगी के पूरा स्कूल कॉलेज यहीं बीता। तो मन तो कई बार करता है कि यहीं बस जाएं और सिर्फ वहाँ जाके सिनेमा बनाएं, बाकी यहाँ आके रहें रोज़ के। पर कई बार सोचता हूँ इस बारे में कि यहीं रह जाऊँ और सिर्फ जब शूटिंग हो तो वहाँ जाऊँ, पर हो नहीं पा रहा है। यहाँ का जो विकास है, जिस तरह से नागपुर बदल रहा है, तो वो कैसे लगता है आपको? रोड्स अलग तरह के बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है। पहले आता था तो, पहले जब मैं रहता था यहाँ तो बहुत ही छोटा सा शहर था। आप साइकिल पे घुमा करते हैं? साइकिल में स्कूल जाया करते थे 5वीं से, और कॉलेज भी साइकिल से जाते थे। फिर वो लूना हो गई थी, लूना पे जाते थे, सोएगा लूना। और उस वक्त ऐसा लगता था हर आदमी एक दूसरे को जानता है। बहुत छोटा सा शहर था। अब लगता है बड़ा हो गया है, फैल गया, नए नए फ्लाईओवर दिख रहे हैं। आज मैं वो कोराड़ी की तरफ गया तो वहाँ एक नया फ्लाईओवर देखा, एयरपोर्ट से आते हैं तो नया फ्लाईओवर दिखता है। तो ग्रोथ हो रही है। अब सुना है मेट्रो आने वाला है, और तो आई थिंक ग्रोथ तो हो रही है, इंडस्ट्रीज आने वाली है। शायद थोड़ा वक्त लगा, पर हो रहा है। आई थिंक कुछ विकास तो हो ही रहा है। अभी पूना में जो फिल्म इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जिस तरह का सब पॉलिटिक्स शुरू है, ये तो आपको मालूम है। नागपुर में ऐसी इस तरह की कुछ इंस्टीट्यूट बनाना चाहोगे आप? मैं तो चाहूँगा कि हर स्टेट में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कि कुछ शूटिंग की फ्लोर्स हों, कुछ लोग हों। देखिए, कहाँ पे जहाँ जब लोग शिफ्ट हो जाते हैं ना, अब मैं यहाँ आके फिल्म शूट करना चाहूँ तो मेरे को सब वहाँ से लोग लाने पड़ेंगे। जब कुछ टेक्निकल क्रूज शूट हो जाए, बेसिक इक्विपमेंट आ जाए यहाँ पे, लाइट्स, कैमरास, क्रेन्स, बेसिक इक्विपमेंट आने लगे, तो लोग अपने आप आके शूट करना लगते हैं। भोपाल में जैसे शुरू हो गया, भोपाल में काफ़ी इक्विपमेंट जमा हो गया, तो लोग जाके भोपाल में काफ़ी शूटिंग करते हैं। तो यहाँ अगर वो सब होने लगेगा तो अपने आप लोग आके शूट करने लगेंगे। और मेरी तो बड़ी इच्छा होगी, मैं तो फिर यहीं सेटल हो जाऊंगा। वाह। तो जो नागपुर के राजू हिरानी थे, वो राजकुमार होके फिर से राजू बन के यहाँ पे। धन्यवाद राजू जी।